नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के राष्ट्र को दिए संबोधन की, राहुल प्रियंका के पीएम को संदेश की, जानेंगे कि राजस्थान में गहलोत अब क्यों कर रहे हैं पायलट की तारीफ और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्यों परेशान है बीजेपी। साथ ही इस बुलेटिन में बात होगी चीन को लेकर राजपक्षे के बदले तेवर की और आखिर में बात व्यापार में हो रहे नुकसान से जनता को हो रही परेशानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर दिया बयान। स्वास्थ्य मुसीबत से जब तक नहीं मिलेगी निजात तब तक नहीं खोलेंगे शिक्षण संस्थान। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में सीएम केजरीवाल ने कही बात। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। राज्य में आज से शुरू हुआ गंदगी चले जाओ अभियान। इसके लिए लोगों को भी किया जाएगा जागरूक। 16 अगस्त से श्रद्धालु कर सकेंगे मां वैष्णो देवी के दर्शन। पहले चरण में सिर्फ 2000 श्रद्धालु ही कर सकेंगे दर्शन। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में सख्त नियमों के साथ शुरू होगी यात्रा। स्वतंत्रता दिवस पर बॉलीवुड के सितारों ने दिया संदेश। अमिताभ बच्चन ने लिखा, आज फिर से आजाद अपना देश। अक्षय कुमार ने की रेहड़ी वालों की मदद की अपील। नए फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट नियमों का असर। भारतीय स्टार्टअप्स में होने वाले चीनी निवेश में इस साल आई कमी। सरकार ने देश की सीमा से सटे देशों को लेकर एफडीआई के नियमों में किया बदलाव। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज देश अपनी आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने परंपरा के अनुरूप लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने आत्मनिर्भर भारत से लेकर लद्दाख तक के कई मुद्दों पर बात की। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत से लेकर लद्दाख तक कई मुद्दों पर बात की। तो आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में किन किन मुद्दों को तरजीह दी। आजादी के 75 वर्ष पर संकल्प का महापर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले वर्ष हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। एक बहुत बड़ा पर्व हमारे सामने है। गुलामी का कोई कालखंड ऐसा नहीं था जब हिंदुस्तान में किसी कोने में आजादी के लिए प्रयास नहीं हुआ हो। गरीब और किसानों की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कौन सोच सकता था कि कभी देश में गरीबों के जनधन खातों में हजारों लाखों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे। कौन सोच सकता था कि किसानों की भलाई के लिए नियम और कानून में इतने बड़े बदलाव हो जाएंगे। वन नेशन वन टैक्स और बैंकों के कर्ज वापस दिलाने में सरकार सख्त कदम उठाएगी। लेकिन ये सब हुआ, ये देश की सच्चाई है। पीएम ने मेक फॉर वर्ल्ड पर मंत्र देते हुए कहा, आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना है। भारत को आधुनिकता की तरफ तेज गति से ले जाने के लिए देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई दिशा देने की जरूरत है। सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए पीएम ने कहा, 7 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। राशन कार्ड हो या ना हो, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अन्न की व्यवस्था की गई। बैंक खातों में करीब 90,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। वोकल फॉर लोकल, री स्किल और अप स्किल का अभियान गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों के जीवन स्तर में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का संचार करेगा। विकास के मामले में देश के कई क्षेत्र पीछे रह गए हैं। चीन और पाक का नाम लिए बिना पीएम ने कहा, एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता को जिसने भी चुनौती दी, देश के जवानों ने उसको उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देखा है। पीएम के भाषण में इसके साथ साथ अब तक किए गए कामों का भी बखान देखने को मिला। पीएम के पूरे संबोधन में आत्मनिर्भर भारत का जिक्र बार बार देखने को मिला। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर सरकार को नसीहत भी दी थी। खैर, अब देखना होगा कि पीएम ने अपने संबोधन में जो बातें कही हैं, उनको अमली जामा कब पहनाया जाता है। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदित्य। राजीव जी, पीएम ने आज लगभग 86 मिनट का भाषण दिया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत सहित तमाम मुद्दों पर वो बोले। लेकिन पिछले 5 महीने में जो लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके रोजगार को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आज कोई बड़े राहत पैकेज का ऐलान करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। सिर्फ नारे लगाने से देश आत्मनिर्भर हो जाएगा या इसके लिए योजना भी बनानी होगी? जी आदित्य, इस कठिन दौर में रोजगार से लेकर व्यापार तक कई मुसीबतों का सामना कर रहे भारत के आम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इस बार स्वतंत्रता दिवस पर सरकार उनके लिए किसी खास राहत का संदेश लेकर आएगी, क्योंकि मोदी जी बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और आज के भाषण में भी ये शब्द छाया रहा। लेकिन आगे बढ़ने के लिए और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए शुरुआत में या कठिन वक्त में थोड़ा सहारा तो चाहिए ही होता है। सरकार को इस वक्त यही सहारा लोगों को देना चाहिए था, लेकिन
लेकिन वो तो केवल अपने बखान में लगी रही। मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर दुनिया की चिंता करने में लगी रही, मेक फॉर वर्ल्ड की बात करने लगी, मगर शब्दों की हेराफेरी से हालात नहीं बदलते आदित्य। भारत तो हमेशा से ही विश्व कल्याण की बात करता रहा है, लेकिन इसके लिए उसके अपने लोगों का कल्याण भी जरूरी है। जब देश में बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, कारोबार को गति नहीं मिलेगी, निर्यात घटेगा और उत्पादन कम होगा, अन्नदाता खुशहाल नहीं होंगे, मजदूर रोजी रोटी के लिए हर दिन चिंतित रहेंगे, तो कैसे आत्मनिर्भर बनेगा भारत। अपने भाषण में मोदी जी किसी ऐसे राहत पैकेज का ऐलान करते आदित्य जिससे तत्काल लोगों को मदद मिलती, तो इस बार का स्वतंत्रता दिवस जो है वो बहुत खास बन जाता। लेकिन आदित्य सरकार ऐसा करने से चूक गई है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश की जनता को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही राहुल ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहाने इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री मोदी को घेरा भी। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ऐसा संदेश दिया कि जो सरकार की विफलताओं को बताता है। एक रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि नेहरू की वजह से ही देश का विकास नहीं हो पाया है, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक कथन का हवाला देते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सर्वविनाश ही सह अस्तित्व का एकमात्र विकल्प है। उनका इशारा साफ है कि वो सरकार को ही सही रास्ते पर चलने की सीख दे रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी किसानों और मजदूरों के बहाने सरकार को संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जान की कीमत चुकाकर लंबे संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली। करोड़ों हिंदुस्तानी एक होकर सत्य के लिए लड़े और जीते। जान की बाजी लगाकर हमें अपनी आजादी की रक्षा करनी है। उन्होंने ट्वीट किया कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मोर्चे पर डटे जवानों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, किसानों और मजदूरों को नमन। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश को नई दिशा दिखाने की जरूरत है। राहुल गांधी और प्रियंका का ये संदेश ऐसे समय आया है जब देश चौतरफा घिरा हुआ है। आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सरकार से हालात संभल नहीं रहे हैं। यही वजह है कि विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। जब भी मौका मिला वो सरकार पर सवालों की बौछार कर देती है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तक तो कांग्रेस की राजस्थान सरकार ही सवालों में घिरी हुई थी। सरकार के मुखिया अशोक गहलोत को उनकी पार्टी के 19 विधायक हटाने की कोशिश में जुट गए थे और इसका नेतृत्व कर रहे थे सचिन पायलट। और दूसरी ओर गहलोत पायलट को निकम्मा, नाकारा और न जाने क्या क्या कह रहे थे। लेकिन जैसे ही पायलट सरकार के समर्थन में वापस आए तो गहलोत की सोच और जुबान दोनों बदल गई। तो क्या कह रहे हैं गहलोत, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले एक महीने से राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिला। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ऐसी तकरार देखी गई जिससे राजस्थान की कांग्रेस सरकार ही मुश्किल में फंस गई। पार्टी को अपने विधायकों की बाड़ाबंदी करनी पड़ी। यहां तक कि जयपुर से दूर जैसलमेर में विधायकों को ले जाना पड़ा। पार्टी का विवाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो सरकार ने भी पायलट की तरफ नजरें टेढ़ी कर ली। एक महीने तक ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर तल्ख बयान न दिए हों। गहलोत ने पायलट को धोखेबाज कहा, निकम्मा, नकारा तक कहा। गहलोत पायलट के खिलाफ लगातार बोल रहे थे कि तभी दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कोशिशों ने पायलट का मन बदल दिया और पायलट की कांग्रेस में वापसी भी हो गई। शुरुआत में तो दिल्ली में हुए खेल से गहलोत कैंप में खलबली मच गई, लेकिन अशोक गहलोत ने जल्द ही स्थिति को संभाल लिया। सबसे पहले उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। उसके बाद आज पायलट से सभी गिले शिकवे दूर होने के संकेत दिए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की जुबान अब सचिन पायलट को लेकर बदल गई है। उन्होंने पायलट के काम की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान में उनकी सरकार 1.5 साल के कार्यकाल में राज्य के हित में बहुत काम हुए, लेकिन सबसे ज्यादा काम उस विभाग में हुआ जिसके मंत्री सचिन पायलट थे। दरअसल 15 अगस्त को झंडारोहण के बाद सीएम गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर में सबसे अधिक राजस्थान सरकार ने किसी विभाग में सफलता पाई है तो वो मनरेगा है। मनरेगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय पर थी और ये विभाग कुछ दिनों पहले तक सचिन पायलट के पास था। हालांकि गहलोत ने पायलट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए उनकी तारीफ करते हुए कहा कि जो काम राज्य के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया उसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। अशोक गहलोत द्वारा पहले सचिन पायलट को निकम्मे का टैग देना और फिर उनके काम की तारीफ करने से गहलोत समर्थक खुद असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। गहलोत की नजर में तो पायलट जैसा काम का विधायक दूसरा है ही नहीं। उन्होंने मंत्री रहते बहुत अच्छा काम किया और अपने इस लायक विधायक को वो शायद फिर मंत्री बना लें। राजस्थान में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा इसको लेकर जरूर समस्याएं आ सकती हैं। बीजेपी मुश्किल में दिख रही है क्योंकि मोदी सरकार में किसे शामिल किया जाए और किसे हटाया जाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपनी नई टीम की जल्द घोषणा करना चाहते हैं और उन्हें भी संगठन में कुछ लोगों की जरूरत है जिससे पार्टी और सरकार
सरकार दोनों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलेगी, सरकार किसकी छुट्टी करेगी, ये सवाल तब से उठ रहे हैं जब से सरकार की ओर से फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हुई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पुराने मंत्रियों की छुट्टी होगी जबकि नए चेहरों को जगह मिलेगी। कहा जा रहा है कि जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इसमें सबसे पहला नाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सामने आ रहा है। दरअसल इस वक्त अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है, दिनों दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में निर्मला सीतारमण स्थिति को संभाल नहीं पा रही हैं। इस वजह से सरकार की थूथू हो रही है। इसीलिए सबसे पहले अटकलें सीतारमण के नाम पर लगाई जा रही हैं। अब इस पर मुहर लगती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मंत्रिमंडल के साथ साथ बीजेपी में भी बड़ा फेरबदल होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले हफ्ते किसी भी दिन अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल को अंजाम दिया जाएगा। ये कवायद संसद के मानसून सत्र से पहले ही पूरी कर ली जाएगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 1 महीने पहले ही केंद्रीय संगठन की नई टीम की सूची तैयार हो गई थी। माना जा रहा है कि कैबिनेट से कुछ चेहरों को हटाकर संगठन में भेजने और उनकी जगह नए चेहरों को जगह देने की तैयारी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि अब नई टीम में चुने जाने वाले चेहरों को अंतिम दौर का मंथन पूरा हो गया है और सभी के बीच सहमति बन चुकी है। यानी साफ है कि मंत्रिमंडल और नड्डा की नई टीम के गठन के बाद से ही नेताओं की एंट्री एग्जिट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सूत्रों का कहना है कि जिन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा उन्हें पहले से ही अंदेशा है, इसीलिए वो अपने रुख में बदलाव कर रहे हैं। इससे जाहिर है कि बीजेपी में मनमुटाव का दौर आएगा। खैर, मोदी मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलती है किसे नहीं, कौन खुश होता है कौन नाराज, ये तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही सामने आएगा। लेकिन बिहार में तो बीजेपी के सहयोगी दल जरूर नाराज दिखाई दे रहे हैं और अपनी इस नाराजगी का इजहार खुलेआम कर रहे हैं। राज्य में चुनावी सुगबुगाहट तेज हो रही है और इन बढ़ती सरगर्मियों के बीच एलजेपी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। तो अब क्या कुछ चल रहा है राज्य की राजनीति में, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू तो एक सुर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी की आवाज इनसे मिलान नहीं खा रही है। दरअसल एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर उनके दल को खास तवज्जो नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में हमारे नेताओं को दबाया जाता है, पार्टी नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में सीट बंटवारे का फैसला कोई भी अकेले नहीं कर सकता है, सभी को साथ मिलकर इस बारे में बात करनी चाहिए। हमारी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती आई है और आगे भी करेगी, ऐसे में सम्मानजनक सीटों पर बात होनी चाहिए। न सिर्फ चिराग पासवान का ये बयान बल्कि उनकी जेपी नड्डा से हुई मुलाकात भी एनडीए में टूट के संकेत दे रही है। दरअसल शुक्रवार शाम को चिराग पासवान बीजेपी आलाकमान जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे थे। बातचीत किस मुद्दे पर थी ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने जेडीयू से जारी रस्साकसी को लेकर बात की थी। अब मुलाकात भी हो गई है और तल्ख टिप्पणियां भी हो गई हैं। ऐसे में देखना होगा कि मुलाकात के बाद पासवान मानते हैं या नहीं। लेकिन अगर वो नहीं माने तो बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा में एलजेपी के महज 2 विधायक हैं, लेकिन एलजेपी लगातार अपना जनाधार बढ़ाने में लगी है। चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट यात्रा ने भी पार्टी को मजबूत बनाया है। कहा जा रहा है कि पासवान सूबे में जल्द नया अभियान चलाने जा रहे हैं। वो युवाओं को साधने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने मोर्चा खोल दिया तो युवा वोट बैंक एनडीए से छिटक सकता है। ऐसे में देखना होगा कि जेडीयू और बीजेपी पासवान को पास लाने की कोशिश करते हैं या नहीं। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में हो रही ये तकरार बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाली है, तो वहीं श्रीलंका से जरूर देश के लिए राहत भरी खबर आ रही है। दरअसल भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में नई सरकार ने काम संभाल लिया है। महिंदा राजपक्षे के सत्ता में आने के बाद भारत को चिंता थी कि कहीं श्रीलंका फिर उससे दूर तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि राजपक्षे के पिछले कार्यकाल में उन्होंने भारत की जगह चीन को तरजीह दी थी। लेकिन इस बार राजपक्षे के तेवर बदले बदले से दिख रहे हैं, जिससे चीन की परेशानी बढ़ सकती है। नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे ने रविवार को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई और श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने उन्हें शपथ दिलाई। यानी श्रीलंका में इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही परिवार से हैं। श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिंदा राजपक्षे को चुनाव में मिली जीत पर बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों के और ज्यादा मजबूत होने पर भरोसा जताया था। और अब श्रीलंका की ओर से भी संकेत मिल रहे हैं कि राजपक्षे इस बार अपनी विदेशी नीति को बदलने के मूड में हैं। 5 साल पहले जब महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने चीन केंद्रित नीतियों को प्रमुखता दी थी, लेकिन इस बार राजपक्षे चीन को प्राथमिकता देते नहीं दिख रहे हैं। श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलोम्बाज ने कहा कि हिंद महासागर में होने वाले टकराव में श्रीलंका तटस्थ रहना चाहता है। वो सभी देशों के इन्वेस्टमेंट का स्वागत करेगा, लेकिन अब ऐसा कर्ज किसी से नहीं लेगा जिसे लौटाना मुश्किल हो। उनका इशारा सीधे सीधे चीन की ओर था, जिसने ऊंची ब्याज दर पर श्रीलंका को कर्ज दिया और कर्ज न चुका पाने की सूरत में श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर ले लिया।
चीन के पास हम्बनटोटा पोर्ट जाने से भारत की भी परेशानी बढ़ गई है। इसे लेकर ही श्रीलंका के विदेश सचिव ने कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हम भारत की चिंताओं को समझते हैं, क्योंकि ऐसा न करना स्वयं श्रीलंका के लिए नुकसानदेह होगा। जयनाथ कोलोम्बाज ने कहा कि देश के क्षेत्रीय संबंधों को लेकर इंडिया फर्स्ट की नीति पर काम करेगा। आपको बता दें कि साल 2009 से 2014 तक श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे की ही सरकार थी। फर्क बस इतना है कि तब महिंदा राजपक्षे देश के राष्ट्रपति थे। शुरुआत में तो भारत के साथ उनके संबंध मधुर थे, लेकिन सरकार का टर्म खत्म होते होते उनके भारत के साथ रिश्ते तल्ख हो गए और श्रीलंका चीन के बेहद करीब पहुंच गया। इस बार तो राजपक्षे परिवार के कई सदस्य सरकार का हिस्सा हैं। ऐसे में श्रीलंका की ओर से भारत को प्राथमिकता दिए जाने की बात करना भारत के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश की अर्थव्यवस्था को लगातार हो रहे नुकसान की। जीडीपी के आंकड़े गिरने से अर्थव्यवस्था बेपटरी हो रही है, जिसके चलते लगातार 5वें महीने निर्यात के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। इन आंकड़ों के बाद सवाल उठता है कि आखिर कैसे होगा देश का विकास। एक रिपोर्ट देखिए। व्यापार देश के विकास को रफ्तार देता है, लेकिन मोदी सरकार के राज में व्यापार ही नहीं बढ़ पा रहा है। और बढ़ेगा कैसे जब निर्यात ही नहीं होगा। जी हाँ, भारत के निर्यात में लगातार गिरावट आ रही है। इस बार भी भारत के निर्यात में कमी देखी गई है। जुलाई महीने के आंकड़े बताते हैं कि इसमें 10.21% की गिरावट दर्ज की गई है। जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में निर्यात में गिरावट आने की मुख्य वजह पेट्रोलियम, चमड़ा और आभूषण है। इससे पहले निर्यात में अप्रैल में 60.28%, मई में 36.47% और जून में 12.41% की गिरावट रही थी। जिन प्रमुख वस्तुओं के निर्यात में जुलाई में गिरावट दर्ज की गई है, उनमें पेट्रोलियम उत्पाद में 51.54%, रत्न और आभूषण में 49.61%, चमड़ा में 26.96%, मानव निर्मित धागे में 23.33%, सभी कपड़ों के तैयार परिधान में 22% और काजू में 21.25% की गिरावट शामिल है। आंकड़ों के अनुसार इस बार सोने की आयात में वृद्धि देखी गई है। इस दौरान सोना 4.17% बढ़कर 1.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने कहा कि निर्यात के आंकड़ों में लगातार गिरावट से व्यापार को नुकसान हो रहा है। अगर इसमें सुधार नहीं आया तो अर्थव्यवस्था का भी बढ़ना मुश्किल है। अब देखना होगा कि सरकार निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाती है। दिन भर की बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।